इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 15 के बारे में। ये चैप्टर बताएगा कुछ नेचुरल फेनोमेनन्स के बारे में, जैसे कि लाइटनिंग के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि चार्ज कैसे, रबिंग से कैसे चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, और एक्टिविटीज़ काफ़ी सारे होंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के चार्जेस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। फिर हम लोग समझेंगे कि आखिर लाइटनिंग होता कैसे है। ठीक है, लाइटनिंग जब होगा तो हम लोग कैसे लाइटनिंग से सेफ हो सकते हैं, या उस समय क्या हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। उसके बाद थंडर स्टॉर्म्स के बारे में जानेंगे। थंडर स्टॉर्म्स के समय हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अर्थक्वेक्स के बारे में जानेंगे, अर्थक्वेक्स कैसे होता है, क्या कारण है अर्थक्वेक होने का, और अर्थक्वेक से क्या क्या डैमेजेस हो सकता है, और हम लोग अर्थक्वेक से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो पहला टॉपिक हमारा है लाइटनिंग के बारे में जानने का। तो कभी ना कभी आपने देखा होगा कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक पोल में, ये देखो, ये अगर इलेक्ट्रिक पोल है तो इससे 3 वायर जाता है ना। तो आपने कभी ना कभी देखा होगा कि जब बहुत तेज़ विंड चलता है तो ये वायर इस वायर से टच कर जाएगा, या ये वायर इससे, या फिर ये इससे टच करेगा। तो उस टाइम पे स्पार्क होता है। ठीक है, या कभी ना कभी आपने देखा होगा कि प्लग जो है जब सॉकेट में लूज़ होता है तो उसमें स्पार्क हो जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक स्पार्क इसको बोलते हैं। स्पार्क यानी कि एक तरह का बिजली जो है वो चमकना, जिसको बोल सकते हैं बिजली चमकना। तो लाइटनिंग भी एक तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क है, लेकिन ये बहुत ग्रैंड स्केल में होता है, बहुत बड़ा स्केल में होता है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे में जानेंगे। बट पहले ये जान लेते हैं कि पुराने ज़माने में लोगों को ये नहीं पता था कि लाइटनिंग आखिर होता कैसे है, क्यों होता है। बट आजकल मतलब हम लोगों को ये पता है कि लाइटनिंग आखिर क्यों होता है, कैसे होता है, और किस प्रकार से होता है। तो एक थोड़ा सा स्टोरी समझते हैं हम लोग हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ग्रीक्स जो है वो लोग बहुत पुराने ज़माने से रह रहे हैं ना। अब उनको पता था कि स्पार्क के बारे में। अब क्या जानते थे, तो ग्रीक्स लोगों को ये पता था 600 BC, यानी कि आज से लगभग 2600 साल पहले, सोचो 2600 साल पहले उन लोगों को ये पता था कि जब कभी भी एम्बर एक तरह का रेजिन होता है, रेजिन एक तरह का फाइबर होता है। ये फाइबर जब भी फर से, यानी कि किसी भी जैसे आपका हमारा जो हेयर है, या फिर जो सीप का जो फर है, उनसे जब आप रगड़ा जाता है, या फिर उसको रब किया जाता है, तो उससे लाइट ऑब्जेक्ट निकलता है, जैसे कि हेयर। ठीक है, और वो जो है हेयर को इनफैक्ट अट्रैक्ट करता है, सॉरी निकलता नहीं है, बट कि वो अट्रैक्ट करता है। उस तरह से आप देखो, जब आप कभी भी आपका जो कंघी है, जो कॉम्ब है, ठीक है, वो अगर पूरा ड्राई रहेगा, और आपका अगर बाल पूरा ड्राई रहेगा, तो आप अपने सर के ऊपर जब कंघी चलाओगे तो आपका जो बाल है वो उस तरफ, आपके कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने कभी न कभी ये भी देखा होगा कि आपका शरीर का जो बाल है, जैसे ही आप पॉलिस्टर का कपड़ा, इनफैक्ट पैंट या फिर गंजी जो ऊपर वाला पहनते हो, है ना, वो जब आप निकालते हो तो आपका हेयर जो है, जो आपका बॉडी में हेयर है, वो खड़ा हो जाता है ना, वो स्टैंड खड़ा हो जाता है। तो ये एक तरह से चार्ज ही है ना। कभी कभार क्या होता है, विंटर के सीज़न में जब आप जो आपका ब्लैंकेट है उसमें कभी कभार आपका हेयर जब रब करता है तो उससे स्पार्क टाइप का निकलता है, अगर आप कभी गौर किए होंगे तो इसी बात को 1752 में कि क्लोथ से भी स्पार्क निकल सकता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक है, हालांकि ये समझो आपकी 2000 साल, यानी कि 600 BC में हमारे ग्रीक साहब ने जाना, और 1752 में लगभग 2300 साल बाद जो है सो ये पता चला कि हाँ, क्लोथ से भी स्पार्क निकलता है, और क्लोथ्स भी जो है वो चार्ज रहते हैं। ठीक है, तो शायद आपको एक तरह से इंटरेस्ट लग गया होगा कि आखिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, और ये किस प्रकार हम लोग को ये एक तरह से इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं चार्ज के बारे में। तो देखो, 2 प्रकार का चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, ये नॉर्मल एक जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे थे, पिछला चैप्टर, तो उसमें हम लोगों ने जाना। ठीक है, एक पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज नॉर्मली कहाँ से आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से आता है। बट अब हम लोग समझेंगे इस एक्टिविटी में चार्जिंग कैसे होगा, रबिंग के द्वारा, यानी कि बस हम लोग रब करेंगे और उसको चार्ज
जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे चार्ज हो जाएगा, यानी कि वो उसमें एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेगा या फिर कुछ उसमें एक हरकत होगा जो आप बिना टच किए भी देख सकते हो। पहला एक्टिविटी ये है कि एक बॉल पेन रिफिल ले लो, ठीक है, और उसको एक पॉलीथीन के साथ पूरा अच्छी तरीके से एकदम मतलब विगरसली बहुत ज़्यादा और अच्छी तरीके से उसको रगड़ दो, ठीक है, उसको रब करो, ठीक है। अब उस बॉल पेन रिफ़िल को एक पेपर के पास लेते आओ। अब देखना कि पेपर और बॉल पेन रिफ़िल जो है वो टच नहीं करे, ठीक है। और जिस तरफ से आपने रगड़ा है, मतलब जैसे ये अपना ये जो है वो बॉल पेन है, ठीक है, और ये आपका पॉलीथीन बैग है, तो इस टाइप आपने इस तरफ आपने रगड़ा है इसको पॉलीथीन के साथ, ठीक है। तो इसको बस टच नहीं करना और इसको क्या करना आप एक ड्राई हस्क यानी कि ड्राई लीफ हो गया, ठीक है, सूखा पत्ता, फिर भूसा और मस्टर्ड सीड्स, ये सब के पास में उस रिफ़िल को लेके आओ और उसको अच्छे से आप रिकॉर्ड करना कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, क्या वो मस्टर्ड ऑयल उस रिफ़िल से जाकर के चिपकता है या वो दूर जाता है, क्या हस्क उससे चिपकता है या नहीं, ठीक है। तो देखो होता दरअसल ये है कि जो प्लास्टिक रिफ़िल था उसको जब हमने पॉलीथीन के साथ रब किया था पूरी अच्छी तरीके से, तो उस प्लास्टिक रिफ़िल में छोटा मोटा इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, ठीक है। और जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस प्रोसेस में बॉल पेन का रिफ़िल था, ठीक है, और प्लास्टिक बैग था यानी कि पॉलीथीन था, ठीक है। तो इस प्रकार का रिफ़िलिंग में पॉलीथीन भी चार्ज्ड हो जाता है। तो हम लोग ये समझे कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट को सारे दो ऑब्जेक्ट को नहीं बट कुछ दो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रब करते हैं तो उससे चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं चार्जेस के टाइप्स और उनके इंटरेक्शंस के बारे में। तो इसको जानने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी में आपको चाहिए 2 बैलून्स, ठीक है, और 2 रिफ़िल्स, बॉल पेन रिफ़िल्स। पहला रिफ़िल जो हमारा पुराना वाला एक्टिविटी था जिसमें हम लोगों ने पॉलीथीन बैग से उसको रब किया था, उसी को रखो और 2 बैलून्स को क्या करो, पहले उसको इन्फ्लेट कर दो यानी कि उसको फुक्का मार के उसको ऐसे बड़ा बड़ा कर दो। दोनों को एक किसी भी छोटा सा कहीं क्लिप से उसको हैंग कर दो, टांग दो, ठीक है। और यहाँ नीचे में वुलन क्लोथ से यानी कि जो कपड़े आप ठंडे महीने में पहनते हो उससे उसको अच्छी तरीके से पोंछ लो, रब कर लो अच्छी तरीके से, और रब करने के बाद उसको यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है। क्या दिखता है आपको, जो भी दिख रहा है, यानी कि ये पहले नॉर्मल 2 बैलून था जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया था, हैंग कर दिया था एक थ्रेड से, फिर हम लोगों ने क्या किया उसमें रब कर दिया, ठीक है, वुलन से। तो ये दोनों जो है वो एक साइड का चार्ज हो गया, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब जब दोनों पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो देखना कि दोनों बैलून एक दूसरे से दूर जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। अब समझते हैं कि दूसरा चीज़ अगर हम लोग कुछ डालेंगे तो क्या होगा, यानी कि जो हमारा जो पहले वाला यूज्ड रिफ़िल था उसको आप एक टम्बलर में यानी कि ग्लास में रख दो, ठीक है। अब ग्लास में रखने के बाद क्या करो, एक और रिफ़िल लो, उसको पॉलीथीन में अच्छे तरीके से उसको रब करो, रगड़ दो उसको अच्छे से, ठीक है। अब उसको जो रगड़ा हुआ रिफ़िल है, मतलब पहले वाला जो ग्लास में रखा हुआ है उसके सामने दूसरा रिफ़िल लेकर के आ जाओ, ठीक है। जैसे पुराना वाला रिफ़िल में हम लोगों ने टच नहीं किया था, जो रब्ड पार्ट है उसको हाथ से नहीं टच किया था, सेम इसमें भी करना है। और इस एक्टिविटी में फिर क्या करो, आप देखो कि क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोगों ने 2 बलून्स को एक साथ रब किया तो दोनों अलग अलग जा रहा था क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरी बार हम लोगों ने दोनों रिफ़िल को अलग अलग तरीके से रब किया और एक सामान दोनों को सामने लाया, ठीक है। फिर क्या होता है, तो फिर जब हम लोगों ने रिफ़िल को लाया था सामने में तो फिर से दोनों पॉजिटिवली चार्ज हुए और दोनों ने अपने एक दूसरे को रिपेल कर दिया, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट लाते हैं, पहले बैलून लाएंगे और फिर पहले दूसरी बार रिफ़िल लाएंगे। तो रिफ़िल हमारा रखा हुआ था टम्बलर में, ग्लास में। अब हम लोग क्या करेंगे, बलून्स लाएंगे उसके सामने। जैसे ही बलून को वहाँ लाएंगे तो बलून जो है वो रिफ़िल को अट्रैक्ट करेगा या रिफ़िल जो है वो बलून को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब बलून और रिफ़िल में अलग अलग चार्ज था, रिफ़िल में पॉजिटिव चार्ज था या बलून में नेगेटिव चार्ज था, या बलून में पॉजिटिव चार्ज था रिफ़िल में नेगेटिव चार्ज था, तब ना दोनों अट्रैक्ट कर लिया। डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग चार्ज जो है या तो वो रिपेल कर रहा है या फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है।
तो इससे हम लोग ये जान गए कि पहला चार्ज होता है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव, और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक जैसा चार्ज हमेशा रिपेल करेगा और अलग अलग चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इससे हम लोगों ने एक चीज़ भी ये कहा कि जब चार्ज्ड ग्लास रॉड को सामने लाया, मतलब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ के सामने लाया, जब प्लास्टिक स्ट्रॉ को यानी कि हमारा रिफिल जो था उसको हम लोगों ने पॉलीथीन से रब किया तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, क्योंकि दोनों में अलग अलग चार्ज था। ओके, तो जो प्लास्टिक वाला जो ग्लास था, टम्बलर था जो हमारा, वो पॉजिटिव चार्ज था, और प्लास्टिक स्ट्रॉ जो है उसको अट्रैक्ट किया, यानी कि प्लास्टिक स्ट्रॉ जो है वो नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने रबिंग के द्वारा जनरेट किया उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो आपस में मूव नहीं करेगा, लेकिन जब वैसा ही लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेगा तो ही वो मूव करेगा। जैसे कि ये मान लो कि हमारा रिफिल है, ये हमने रब करके इसको चार्ज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो है इस एरिया में चार्ज है पूरा, तो ये यहाँ पर भी चार्ज है हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये स्टैटिक है, ये यहीं पर रहेगा। ठीक है, लेकिन जब दूसरा रिफिल आएगा जो नेगेटिवली चार्ज है इस एरिया में, वो यहाँ पर इसको अट्रैक्ट कर जाएगा, लेकिन पूरा चार्ज नहीं फैलेगा क्योंकि ये स्टैटिक है। स्टैटिक यानी कि एक जगह पर रहना, ये इधर उधर नहीं भागेगा, उसका चार्ज जो है वो पूरे रिफिल में इधर उधर नहीं जाएगा। जैसे कि आपका जो बल्ब जल रहा है ना, रूम में आप अगर पढ़ाई कर रहे हो अभी, आपका जो बल्ब जल रहा है वो इसलिए जल रहा है क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक वायर से दूसरे वायर में ट्रैवल कर सकता है। वो जो है वो ट्रैवल कर रहा है, मोशन है चार्ज का, इसीलिए वहाँ पर बल्ब जो है वो ग्लो कर पा रहा है। अगर वो एक जगह रहता चार्ज तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर पाता। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस के बारे में, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चार्ज कैसे जाएगा, उसके लिए भी हम लोगों को छोटा मोटा एक एक्टिविटी करना पड़ेगा। इस एक्टिविटी के लिए आपको एक पुराना वाला खाली जैम बॉटल या फिर मम्मी लोगों के पास कुछ ना कुछ तो बॉटल होगा, एक कांच वाला, इस प्रकार का एक बॉटल ले लेना है। इस बॉटल के ऊपर में जो उसका माउथ होगा, जो उसका ओपनिंग होगा, उससे ज़्यादा बड़ा एक कार्डबोर्ड ले लेना है। कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल कर देना है, छेद कर देना है, जिससे कि एक वायर जा सके। वायर के नीचे में यहाँ पर आपको एल्युमिनियम फॉयल रखना है। ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल छोटा मोटा एक, कोई भी 4 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, जैसे भी हो सके। ठीक है, छोटा मोटा एक एल्युमिनियम फॉयल रखना है और इस प्रकार से उसको हैंग कर देना है। अब हैंग करने के बाद एक चार्ज रिफिल लाना है, ऐसे जो हम लोगों ने पहले पॉलीथीन में चार्ज किया था, और उसको यहाँ पे जो उसका क्लिप निकला हुआ है वहाँ पर उसको टच कर देना है। ठीक है, अब आपको बस देखना है कि क्या होता है, क्या दोनों जो रिफिल और ये जो वायर है, क्या ये दोनों रिपिल कर रहा है, या फिर जो फॉयल स्ट्रिप था, यानी कि जो ये था एल्युमिनियम, ठीक है, क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, अब क्या करो आप, जो चार्ज्ड बॉडी है यानी कि पेपर क्लिप का जो एंड में जो चार्ज्ड बॉडी है उसको टच करो। ठीक है, क्या वहाँ पर जो फॉयल था वो एक जैसा ही बिहेव कर रहा है या अलग अलग बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों अलग अगर रिपेल कर रहे हैं तो क्यों रिपेल कर रहे हैं, क्या ये आप बता सकते हो। तो देखो होता क्या है कि एल्युमिनियम फॉयल जो था वो सेम चार्ज उसको मिला, कैसे मिला, तो जो हमारा रिफिल था उसमें चार्ज था, अब वो चला गया पेपर क्लिप में। ठीक है, पेपर क्लिप से जब वो चार्ज गया तो एल्युमिनियम में चला गया, कैसे, तो पेपर क्लिप जो था वो हमारा मेटल का था, मेटल जो है वो चार्ज कंडक्ट करता है। ठीक है, कंडक्ट करता है यानी कि वो चार्ज को जाने देगा। जैसे वो चार्ज को जाने देगा तो नीचे में क्या था, एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम भी एक कंडक्टर है, एल्युमिनियम जैसे कंडक्टर है तो वो भी क्या करेगा, चार्ज को जाने देगा। इस प्रकार से पूरा जो सेटअप था, यानी कि जो पूरा पेपर क्लिप था, जो पूरा एल्युमिनियम था, वो पूरा एक तरह से कंडक्टर के रूप में काम कर रहा है, पूरा उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जब नीचे एल्युमिनियम फॉयल में चार्ज चला गया तो दोनों में सेम चार्ज चला गया। ठीक है, जैसे ही सेम चार्ज चला जाएगा तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट दिशा में वो भागेगा। ठीक है, अब जैसे वो एक दूसरे के अपोजिट दिशा में भागेगा तो उनके बीच का गैप जो क्या है वो बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा गैप। अब ऐसे डिवाइसेस टेस्ट कर सकते हैं कि क्या कोई ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट में चार्ज होगा तो एल्युमिनियम फॉयल की तरह वो दोनों वाइड ओपन हो जाएंगे, वो दोनों के बीच में जो जगह है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस ऐसे ही डिवाइस को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप।
ठीक है। तो हम लोग ये समझे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है एक मेटल कंडक्टर, यानी कि उसके पास एक कंडक्टर होना चाहिए, मेटल कंडक्टर हो या सेमी मेटल कंडक्टर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसमें कंडक्टर होगा तो एक जगह से दूसरी जगह चार्ज जो है वो जा सकता है, ठीक है। अब आप क्या करो, वो जो पेपर क्लिप था उसको बस आप टच करो हाथ से, ठीक है। जैसे ही आप उसको टच करोगे हाथ से तो फॉयल स्ट्रिप में, यानी कि जो हमारा यहाँ पर था जो वाइड ओपन हो गया था चार्ज के कारण, वो जो है सो अब अलग तरीके से बिहेव करेगा, वो एक दूसरे से फिर चिपक जाएगा, ठीक है। अब इसको आप रिपीट करते चलो, ठीक है। और एक काम करो, आप पेपर क्लिप को भी टच करना स्टार्ट कर दो, जो स्ट्रिप था उसको, है ना, पेपर क्लिप को भी टच करो, स्ट्रिप को भी टच करो। अब जो फॉयल स्ट्रिप था, जो अल्युमिनियम स्ट्रिप था, उसको चार्ज कर दो फिर से, और फिर से आप पेपर क्लिप टच करो। हर बार आप देखोगे कि जो फॉयल स्ट्रिप है वो रिपेल हो रहा था क्योंकि उसमें चार्ज था, अब वो रिपेल नहीं होगा जब आप उसको टच करोगे। क्यों नहीं रिपेल होगा? क्योंकि आ, क्योंकि जो आपका फॉयल स्ट्रिप में जो चार्ज था वो चार्ज लूज़ कर रहा है। कैसे लूज़ कर रहा है? आप एक यहाँ पर कंडक्टर के रूप में काम कर रहे हो और आपका जो शरीर में इलेक्ट्रिक करंट गया वो सारा अर्थ में चला गया, ठीक है। अर्थ में चला गया सारा इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो फॉयल स्ट्रिप में चार्ज था वो चार्ज आपके थ्रू अर्थ में चला गया और इसलिए वो फॉयल स्ट्रिप जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है। इस प्रोसेस को कि किसी भी एक चार्ज्ड बॉडी के थ्रू सारा चार्ज अगर अर्थ में चला जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अर्थिंग। अर्थिंग के बारे में हमेशा अर्थिंग जो है वो किसी भी बिजली जब इक्विपमेंट चलता है तो अर्थिंग घर में लगाया जाता है ताकि कोई भी चार्ज अगर ऊपर से आए तो सारा चार्ज ज़मीन में चला जाए, ठीक है। अर्थिंग जो है वो बिल्डिंग में लगाया जाता है सॉरी, अर्थिंग जो है वो बिल्डिंग में लगाया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक अगर कभी होगा तो सारा इलेक्ट्रिक शॉक उस कंडक्टर के थ्रू चला जाए ज़मीन के अंदर अर्थ में, और इस तरह से जो बिल्डिंग है वो सेफ़ हो सके, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? पहला कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या करेगा? हमेशा रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। नेगेटिव क्या करेगा? हमेशा एक दूसरे से दूर भागेगा, यानी कि रिपेल करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एक जैसा जो चार्ज है वो रिपेल करता है और अलग अलग चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है। फिर हम लोगों ने जाना कि रब अगर करेंगे किसी भी चीज़ को तो उसमें चार्ज आ सकता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने जाना अर्थिंग के बारे में। फिर हम लोगों ने जाना कि अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर चार्ज देंगे तो वो स्टैटिक से जो स्टैटिक है, यानी कि एक जगह जो चार्ज रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है। अब हम लोग समझते हैं लाइटनिंग का स्टोरी के बारे में। तो देखो, क्लास 6 में हम लोगों ने जाना था थंडरस्टॉर्म के बारे में। थंडरस्टॉर्म में ये हम लोगों ने जाना कि एयर करंट्स जो है वो ऊपर की ओर चला जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है। इसका मतलब एयर और वाटर में जो है वो सेपरेशन हो गया। अब एक प्रोसेस होता है जो आज तक कोई समझ ही नहीं पाया, जिसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊपर की ओर आ जाता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं, देखो यहाँ पर, कि पॉजिटिव चार्ज जो एयर वाला सेक्शन था उसमें आ जाता है और नेगेटिव चार्ज वाटर वाले सेक्शन में आ जाता है, ठीक है। अब ये कौन सा प्रोसेस से होता है ये आज तक जो साइंटिस्ट लोग हैं वो भी नहीं समझ सके हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया, ठीक है। सारे पॉजिटिव्स एक तरफ, सारे नेगेटिव एक तरफ। अब क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब आपको पहले ही पता है कि हवा जो है वो बहुत पुअर कंडक्टर है, बहुत ज़्यादा पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर वो बहुत अच्छा कंडक्टर रहता तो हम लोगों को हमेशा शॉक पड़ता और हम लोग तो जी ही नहीं पाते, हम लोग तो मर जाते, ठीक है। इसलिए हवा जो है वो बहुत पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन चूंकि इतना ज़्यादा पॉजिटिव और इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है और ग्राउंड के पास यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जो हवा है वो पुअर कंडक्टर अब नहीं बचता, क्योंकि वो जो फ्लो है, जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया था कि एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, तो इस फ्लो को, ये अट्रैक्शन को वो नहीं रोक पाता। कौन नहीं रोक पाता? हवा नहीं रोक पाता। क्यों नहीं रोक पाता? क्योंकि एक्यूमुलेशन जो
जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलेंगे वो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और जैसे ही वो मिलते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट निकलता है और काफ़ी ज़्यादा साउंड होता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो यहाँ से ये देखो वाइट लाइट निकलेगा और आवाज़ भी बहुत जोर जोर आता है, बहुत खतरनाक वाला आवाज़ आता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रीक्स होता है इसको हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का प्रोसेस के बारे में तो समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का प्रोसेस दो या दो से ज़्यादा क्लाउड्स या फिर अलग अलग क्लाउड्स के बीच में और अर्थ के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो उनको लाइटनिंग देख के काफ़ी घबराहट होती थी, बट हम लोगों को इतना घबराहट नहीं होती है क्योंकि हम लोगों को पूरा सिस्टम अब समझ में आ गया है। ठीक है, साइंटिस्ट लोग और मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम लोगों को लाइटनिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा और जानकारियाँ हासिल हो सके। हालांकि लाइटनिंग से अभी भी आज के डेट में भी काफ़ी सारा लाइफ और प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। देखो, लाइटनिंग जब पेड़ में होता है ना, तो वो पेड़ यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो पेड़ है इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है बहुत सारे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे लाइटनिंग होता है तो चूंकि पेड़ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो कभी कभी इतना ज़्यादा चार्ज होता है कि वो भी रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं फ्लो को, और पेड़ में भी चार्ज आ जाता है और पेड़ को भी नुकसान हो जाता है। सिर्फ पेड़ ही नहीं, काफ़ी सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स भी लाइटनिंग से ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, अब लाइटनिंग के समय हम लोग को सेफ्टी कैसे करना चाहिए, तो जब लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म दोनों एक जैसा ही है, तो लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म जब हो तो हमको कभी भी खुले जगहों पर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि खुले जगहों पर जैसे हमने पहले ही जाना, हवा भी यहाँ पर उसके फ्लो को रेसिस्ट नहीं कर पाता, उसके फ्लो को रोक नहीं पाता। इसलिए हम लोगों को एक सेफ़ जगह पर चले जाना चाहिए। ये सेफ़ जगह पे जाके हम लोग को वहाँ आराम से इस प्रकार से बैठे रहना चाहिए। ठीक है, और जब आखिरी लाइटनिंग होगा, आखिरी जब आवाज़ आएगा, उसके बाद थोड़ा देर के बाद, करीबन 2-5 मिनट के बाद हम लोगों को बाहर निकलना चाहिए। अब सेफ़ जगह कौन सा हो सकता है, तो एक कोई भी घर या कोई भी बिल्डिंग जो है वो सेफ़ जगह हो सकता है, या कभी भी आप अगर कार से या बस से ट्रैवल कर रहे हो तो कार या बस के अंदर रहना, और व्हीकल का जो डोर है या विंडो है उसको बंद कर देना, ताकि हवा से भी जो है वो चार्ज आपके अंदर नहीं जा सके। अब मान लो कि अगर आप बाहर हो तो आपको क्या करना चाहिए, एक थंडर स्टॉर्म के टाइम पे, थंडर स्टॉर्म भी सेम ही होता है लाइटनिंग, लेकिन बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा बाद में होने लगता है। ठीक है, तो जब भी थंडर स्टॉर्म आएगा तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, जब भी खुले व्हीकल्स में, जैसे कि आजकल खुला जीप चला बहुत ज़्यादा है ना, मोटर बाइक्स में, ट्रैक्टर्स वगैरह में हो, तो आप वहाँ पे मत रहो और कोई भी क्लोज्ड स्पेस में आ जाओ। ठीक है, ओपन फील्ड में या फिर बड़े बड़े पेड़ के पास तो बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि पेड़ जो है कभी कभार कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, एक एम्ब्रेला है, अगर आपके अम्ब्रेला के साथ जा रहे हो, यानी कि अगर आपके पास छाता है, तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं है, आप छाता को फेंक दो, क्योंकि वो जो मेटल रॉड है वो आपका कंडक्टर का काम कर सकता है। अगर आप कभी फॉरेस्ट में फंस गए हो तो छोटे पेड़ के पास रहो। क्यों, क्योंकि बड़े पेड़ में जो है वो सारा जो चार्ज है वो बड़ा पेड़ ले लेगा, छोटा पेड़ जो है वो बच जाएगा। ठीक है, अगर कहीं आप ऐसा जगह पर हो जहाँ पर कोई भी शेल्टर नहीं दिख रहा है, जहाँ पर कोई भी घर बार नहीं दिख रहा है, तो ऐसे जगह पर रहो जहाँ पे आप पेड़ से काफ़ी दूर हो। ठीक है, कभी भी अपने ग्राउंड में कभी भी मत सोना मत। ठीक है, सो के मत रहना, क्योंकि क्या होगा उससे आपका स्पेस बड़ा हो जाएगा, और अगर अगर मान लो अगर बाय चांस इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कंडक्ट किया तो आपका जख्मी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आप कुछ इस प्रकार से बैठो। ठीक है, ताकि जो है वो आपको एकदम छोटा बना दे और आपका जो पोजीशन है वो बहुत छोटा हो जाए और आपको बचने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आप घर के अंदर हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहो, टेलीफोन का कॉर्ड या फिर इलेक्ट्रिक वायर वगैरह ये सबको निकाल दो। ठीक है, हालांकि अगर आप थंडरस्टॉर्म वगैरह में हो और मोबाइल यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा कॉल मत करना कि कोई वायर्ड फ़ोन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वायर्ड फ़ोन बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह को निकाल दो, उसका तार वगैरह जो है अनप्लग कर दो। ठीक है,
अब हम लोग समझते हैं लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में। तो ये देखो, ये बिल्डिंग है, शायद आपके घर में भी होगा, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर में एक रॉड रहता है, मेटल रॉड, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो अर्थ के पास चला गया। अब लाइटनिंग जब आएगा, मान लो कि कभी कभी ये कंडक्टर बन गया, ठीक है, हवा से ये यहाँ पर चार्ज आ गया। जैसे ही इसमें चार्ज आया तो ये पूरा चार्ज हो गया। इसमें जो चार्ज आया वो इस मेटल रॉड के थ्रू कहाँ चला जाएगा? अर्थ के अंदर, ठीक है, ये चला जाएगा अर्थ के अंदर। तो इस बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। ये क्या करता है? बिल्डिंग्स को बचाता है लाइटनिंग के इफेक्ट से। एक बात हमेशा याद रखना, ये हमेशा बिल्डिंग से ऊपर रहेगा, क्योंकि हवा जो है वो यहाँ पर कंडक्टर बना हुआ है। और अगर हवा इसको पकड़ा, अगर इसको, या अगर मान लो यहाँ पे मेटल रॉड है, अगर तो हवा तो पहले यहाँ कंडक्ट करेगा और ये पूरा बिल्डिंग को ख़राब कर सकता है। तो मेटल रॉड ऊपर में अगर रहेगा तो पहले ही मेटल रॉड को कंडक्ट करेगा। मेटल रॉड में जैसे ही चार्ज आया वो पूरा चार्ज कहाँ भेज देगा? अर्थ के नीचे। अर्थ के नीचे जैसे ही पूरा चार्ज आएगा तो पूरा जो बिल्डिंग है वो बच जाएगा। अब हम लोग जानते हैं अगला फेनोमेनन जो कि है अर्थक्वेक के बारे में। तो देखो, जब भी कभी थंडर स्टॉर्म या लाइटनिंग आता है ना, तो मौसम विभाग यानी कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हम लोग को अलर्ट कर देती है कि देखो भाई साहब, थंडर स्टॉर्म आने वाला है, या फिर लाइटनिंग वगैरह होने वाली है, बारिश वगैरह होने वाला है। बट जब भी अर्थक्वेक आता है तो कोई भी ऐसा आज के डेट में ये नहीं है कि हम लोग को बताया जा सके कि हाँ इस टाइम पे इतना बजे अर्थक्वेक आने वाला है। कोई भी ऐसा मैकेनिज्म अभी तक नहीं आया है, ठीक है। और अर्थक्वेक जब आता है तो शायद आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा ये हानि करता है, कितना ज़्यादा ये डैमेज करता है लोगों की लाइफ को, प्रॉपर्टी को, है ना। इसका बहुत ज़्यादा प्राइम एग्जांपल आप देख सकते हो भी, इंडिया में जो भुज अर्थक्वेक आया था, ठीक है, इंडिया में 8 अक्टूबर 2005 को उरी सेक्टर में, जो यानी कि नॉर्थ कश्मीर है, वहाँ पर खतरनाक रूप से एक अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। नेपाल में भी हाल ही में अर्थक्वेक आया है, ठीक है। तो इस सब से हम लोग जान सकते हैं कि अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन अर्थक्वेक क्या होता है और ये कैसे होता है, इसके बारे में भी थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम लोग उसके जो इफ़ेक्ट है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो देखो, मान लो कि एक आपके पास ये कटोरा है, ठीक है, कटोरा में, या कटोरा को आप जस्ट हिला दो, ठीक है, कटोरा में बहुत सारा आप उसमें चीनी का दाना रखो और कटोरा को बस हिला दो, तो चीनी देखना इधर उधर गिर जाएगा। अब समझो कि हमारा अर्थ भी बहुत बड़ा कटोरा है। अब अर्थ का कोई भी पार्ट अगर शेक करेगा, हिलेगा, तो सोचो कितना ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अर्थक्वेक जो है वो एक सडन शेकिंग है या ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, सेकेंड्स ऑफ, ठीक है, सेकेंड भी नहीं, मिली सेकेंड में आता है। और जैसे ही वो मिली सेकेंड में आता है, जैसे वो अर्थ शेक करता है, सारे बिल्डिंग, सारे इंसान के बने हुए जितने भी चीज़ है वो सारे ख़त्म होने का वो क्षमता रखता है, सारे ख़त्म करने का वो क्षमता रखता है। अब अर्थक्वेक जो है वो अर्थ के काफ़ी अंदर होता है, ठीक है, और अर्थक्वेक कभी भी हो सकता है, और इनफैक्ट अर्थक्वेक हमेशा होते रहता है, ठीक है। हम लोग नोटिस नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही माइनर होता है, बहुत ज़्यादा माइनर, और हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि अर्थक्वेक हो रहा है। बहुत कम टाइम पे ही मेजर अर्थक्वेक आता है। जब मेजर अर्थक्वेक आता है तो काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग को, ब्रिजेस को, डैम्स को, लोगों को, जानवर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। पता है हमको, हम लोग जब अभी रह रहे हैं ना, तो अभी भी बहुत सारा अर्थक्वेक हमारे ज़मीन के अंदर हो रहा है, ठीक है, हमेशा होते रहता है। लेकिन जब बहुत खतरनाक वाला, या 5, 6, देखो एक होता है रिक्टर स्केल, ठीक है, रिक्टर स्केल में जब 5, 6, 7, 8 इतना का अगर अर्थक्वेक आ गया, 8 का अगर अर्थक्वेक आ गया तो तबाही ही तबाही है। अभी हाल ही में टर्की में अर्थक्वेक आया, वो आप पता करो तो कितना उसका रिक्टर स्केल में क्या उसका वैल्यू था, कि क्या मेज़र था उसका रिक्टर स्केल में, कितना रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है टर्की में, बताओ तो कमेंट सेक्शन में ज़रा सा, ठीक है, और कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, समझे। तो अब समझते हैं हम लोग कि आखिर अर्थक्वेक होता कैसे है, ठीक है। ये देखो हमारा अर्थ है, अर्थ का मेनली 3 पार्ट है, ठीक है। पहला है क्रस्ट, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, जो ज़मीन है उसको क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट के अंदर भी एक पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग मेंटल, और मेंटल के बहुत अंदर एक और पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग कोर। कोर में 2 पार्ट है, पहला होता है बाहर वाला कोर जिसको हम लोग आउटर कोर बोलते हैं, और एक होता है अंदर वाला कोर जिसको हम लोग इनर कोर बोलते हैं, ठीक है। अब जो सबसे आगे वाला पीस है, यानी कि जो हमारा क्रस्ट है, ये क्रस्ट पूरा एक पार्ट में नहीं है, बल्कि ये अलग अलग पार्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट,
ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट। जैसे कि मान लो कि आपका पूरा इतना बड़ा एरिया है, ये 1 प्लेट, ये 2 प्लेट, ये 3 प्लेट, ये 4 प्लेट, 5 प्लेट, 6 प्लेट और ये 7 प्लेट। इसी प्रकार से हमारा अर्थ में भी काफ़ी सारा प्लेट है और मेनली मेजर जो है वो 7 प्लेट है, बाकी छोटे छोटे भी लगभग 18 प्लेट हैं, ठीक है। ये प्लेट जो है वो एक दूसरे से हमेशा भिड़ते रहते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखो, ये वाला एरिया को आप देखो, ये प्लेट और ये प्लेट हमेशा एक दूसरे से भिड़ रहा है। ये प्लेट से लग रहा है, ये प्लेट से लग रहा है, यानी कि एक दूसरे से वो हमेशा मतलब प्यारे दोस्ती की तरह वो भिड़ते रहते हैं। कभी एक के ऊपर एक चढ़ रहा है, जैसे कि इसके ऊपर ये प्लेट x है, ये प्लेट y है, तो y के ऊपर x चढ़ेगा, ठीक है। सॉरी, x के ऊपर y चढ़ रहा है, कभी y के ऊपर x चढ़ेगा, ठीक है, z के ऊपर y पर चढ़ेगा। इस प्रकार से हमेशा वो एक दूसरे से जो है वो चलते रहते हैं, ठीक है। अब जो प्लेट है वो 3 तरह से हो सकता है। पहला, या तो ये प्लेट, मान लो एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, या तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो बस हाय बोल के दोनों निकल गया। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि ऐसे एक प्लेट इधर जा रहा है, एक प्लेट इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के सामने आ गया। अब क्या होगा, या तो ये प्लेट इसके ऊपर चढ़ेगा या ये प्लेट इसके ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। जो ज़्यादा हल्का होगा वो भारी वाले के ऊपर में चला जाएगा। अब जब ये सिचुएशन बना कि एक दूसरे के ऊपर जाना है, तो थोड़ा अगर मान लो कि बहुत ख़तरनाक रूप से एक दूसरे के ऊपर चला गया, तब तो अर्थक्वेक आने वाला है बहुत ख़तरनाक वाला। और अगर आसानी से एक दूसरे के ऊपर चला गया तो फिर कोई ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक नहीं आएगा। लेकिन जब ये सिचुएशन बनेगा कि एक दूसरे को हाय बोल के बस जा रहे हैं, तो इसमें कोई ख़ास चीज़ होगा नहीं और इसमें कुछ भी नहीं होगा, ना अर्थक्वेक आएगा ना कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, ये एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर नीचे आया तो इसमें जो है वो चोट लगा और इसका ये वाला प्रॉब्लम हो गया। जब ये वाला प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे अर्थक्वेक आया, ठीक है। अब इसके बारे में आगे समझोगे कि हिमालय कैसे बना था, ठीक है, उसके बारे में आप आगे आने वाले क्लासेस में समझोगे। अब हम लोग ये तो समझ गए कि अर्थक्वेक कैसा होता है, क्यों होता है, लेकिन हम लोग आज के डेट में ये भी नहीं समझ सके कि अगला अर्थक्वेक आने वाला कब है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा अर्थ के नीचे में जो क्रस्ट है, कोर एरिया है, वहाँ पे हमेशा ट्रेमर्स होते रहता है। ट्रेमर की यानी कि छोटा मोटा झगड़ा प्लेट के बीच में, ठीक है, हमेशा होते रहता है। और ये पता करना बहुत मुश्किल है कि कब ये झगड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये झगड़ा पता करना बहुत मुश्किल है कि कब ये झगड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ट्रेमर्स है, ये यानी कि ये जो दाग धब्बा है, जैसे कि ये इस प्रकार का ये जो माउंटेन बन गया है ना, ये सिर्फ अर्थक्वेक से ही नहीं बल्कि वॉल्केनो इरप्शन से भी हो सकता है, या फिर मेटियोर जब हमारा अर्थक्वेक में आता है तो भी हो सकता है, या फिर कभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया तो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो अर्थक्वेक होता है वो जो है वो अर्थ प्लेट के मूवमेंट के कारण ही होता है, ठीक है। ट्रेमर्स यानी कि शेकिंग। अब हम लोगों ने ये जाना कि प्लेट जब एक दूसरे से लड़ेगा तो अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। अब जो प्लेट का बाउंड्री होता है उसको बोलते हैं हम लोग वीक जोन, जहाँ पर अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, आप बहुत बार सुने होंगे कि नेपाल में जो अर्थक्वेक है वो आ गया, कश्मीर में आ गया, क्योंकि ये वाला पार्ट हिमालय का पार्ट है। अब हिमालय का जो प्लेट है उसका जो एज वाला एरिया यानी कि जो बाउंड्री वाला एरिया है वो वीक जोन है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे अर्थक्वेक होगा। अब वीक जोन को हम लोग सिस्मिक या फिर फॉल्ट जोन भी बोलते हैं। इंडिया में जैसे हम लोगों ने बात की कश्मीर, वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय या फिर रन ऑफ कच्छ, ये वाला एरिया जो है वो प्लेट का बाउंड्री है। और एक अर्थक्वेक का पावर जो है हम लोग रिक्टर स्केल से नाप सकते हैं। अगर 7 से ज़्यादा, रिक्टर स्केल का 7 से ज़्यादा का अगर अर्थक्वेक आया तो समझो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला तबाही आने वाला है। अब इस तबाही को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं? जैसे हम लोगों ने पहले ही जाना कि अर्थक्वेक जो है वो हम लोग पता नहीं कर सकते कि कब अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन हम लोग उसको कम कैसे कर सकते हैं, उसका जो तबाही है उसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात, जब आप घर बनाओगे तो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स को बुलाओ ताकि वो ऐसा घर बनाने का मदद करे, ऐसा घर बनाने का प्रस्ताव दे जो कि अर्थक्वेक को संभाल सके,
ठीक है। जब आप हाईली सिस्मिक एरिया में या फिर ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप घर बनाने के लिए मिट्टी का या फिर लकड़ी का इस्तेमाल करो, क्योंकि कंक्रीट का अगर इस्तेमाल करोगे और अगर कंक्रीट गिर गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है, आपका जान भी जा सकता है। ठीक है। जो आपका दीवार है उस पर कबर्ड यूज़ करो, है ना, कबर्ड यूज़ करो और शेल्फ्स यूज़ करो, ना कि ऐसा यूज़ करो उसको कि जो दीवार है वो जल्दी ना गिरे। ठीक है। और जहाँ पर आप घड़ी लगा रहे हो, जहाँ पर फोटो फ्रेम लगा रहे हो, काफ़ी केयरफुल रहो, क्योंकि अगर मान लो अर्थक्वेक आया और आपका मुंडी उंडी में गिर गया तो ख़त्म हो सकते हो, है ना। उसके बाद कोई कोई बिल्डिंग में फायर आ सकता है अर्थक्वेक के कारण, तो इसलिए आप उसका जो इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप देखना। जो हमारा गवर्नमेंट एजेंसी है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रुड़की में है, वो डेवलप किया हुआ है कि कैसे हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस बना सकते हैं, तो उसको देख के आप घर बना सकते हो। अब मान लो कि आप फंस गए अर्थक्वेक में, अगर आप घर में हो तो सबसे पहले नॉर्मल चीज़ है कि टेबल के नीचे आप अपना मुंडी रखो, ताकि कोई भी चीज़ अगर पड़े तो वो टेबल पे पड़े, आपके मुंडी पर नहीं पड़े। ठीक है। कोई बड़े या हेवी ऑब्जेक्ट से दूर रहो, क्योंकि अगर वो गिरा तो आप गए। ठीक है। इस प्रकार से अगर आप बेड में हो तो ऊपर मत उठो, बल्कि आप पिलो जो है, जो तकिया है, उससे अपना मुंडी बचाओ, पहले मुंडी बचाओ, क्योंकि अगर मुंडी में गिरा तो ख़त्म। ठीक है। अगर अगर आप बाहर हो तो ऐसा जगह देखो जो कि बिल्डिंग, ट्री या फिर ओवरहेड पावर लाइन से दूर हो, ग्राउंड में गिर जाओ। ठीक है, मतलब सो जाओ, ताकि अर्थक्वेक से आप बच सको। अगर आप कार या फिर बस में हो तो बाहर मत निकलना, और ड्राइवर को बोलो कि भाई साहब धीरे धीरे चलाओ और अच्छी जगह ले करके जाओ, ताकि हम लोग बच सकें, और तब तक लेके चलो जब तक कि ये हिलना डुलना जो ट्रेमर है वो रुक नहीं जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर, काफ़ी लंबा था, आई होप कि सही होगा, मज़ा आया होगा। लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में हम लोगों ने जाना, नेचुरल फेनोमेनन्स के बारे में जाना, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, रिक्टर स्केल, लाइटनिंग कंडक्टर, ये सब के बारे में भी जाना। अब आप क्या करो, आप क्रस्ट, डिस्चार्ज, अर्थ प्लेट यानी कि अर्थक्वेक, इलेक्ट्रोस्कोप, लाइटनिंग, और जो 7 मेजर प्लेट्स हैं उसके भी नाम लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है। लाइटनिंग, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, थंडरस्टॉर्म, ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय रबिंग, सुनामी और ट्रेमर्स के बारे में 2-2 लाइन लिखो, उसका फ़ोटो खींचो कॉपी का और कमेंट सेक्शन में डालो, फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना या बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।